चैप्टर 2 डिवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। अध्याय 2 है ये, विविधता और भेदभाव। जो लोग हमसे थोड़ा अलग दिखते हैं, अलग होते हैं, अमूमन ये देखा गया है कि उन्हें लोग परेशान करते हैं, छेड़ते हैं, उन पे हंसी कह लगाते हैं और उनको अपनी एक्टिविटी में, अपने काम में नॉर्मली इंक्लूड नहीं किया जाता। हमारे देश में अगर मैं नंबर के तहत बताऊं आपको, वैसे विश्व की बात करूं तो 8 मेजर रिलीजन है। वैसे बहुत सारे रिलीजन हैं, धर्म हैं, लेकिन 8 जो बड़े धर्म हैं जिसके अनुयायियों के नंबर्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इसके फॉलोअर्स हैं, तो 8 धर्मों में सारे धर्म हमारे देश में है। पहली बात तो ये, सारे धर्म के लोग हैं यहां पे। 1600 से ऊपर लैंग्वेजेस हैं, भाषाएं हैं। अगर मैं धर्मों की बात करूं तो हिंदू, जिसे सनातन धर्म कहा जाता है, ज्यूज, यहूदी, क्रिश्चियनिटी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, मुस्लिम, इस्लाम, पारसी, ज़ोरास्ट्रियन, ये सब हमारे यहां हैं। इसके अलावा अगर मैं लैंग्वेज की बात करूं तो अथाह सागर है। हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम, उड़िया, तेलुगु, उर्दू, कश्मीरी, पंजाबी, मारवाड़ी, असमी, कोंकणी, मैथिली भी बोलते हैं इसको, और मैं इसके आगे डॉट 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 लगा देता हूं क्योंकि ये बहुत सारी है। इसके अलावा अगर हम नृत्य की बात करें, डांस की बात करें, वो भी बहुत सारे हैं। भरतनाट्यम, कथकली, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, सात्रिया, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम। तो आप ये देखेंगे कि ये जो डिवर्सिटी है इसको हम सेलिब्रेट नहीं करते। वी डोंट ऑफन सेलिब्रेट इट। हम इससे खुश नहीं होते। हम हमेशा, अब एक साहब यहां पर हैं, मान लीजिए ये, तो ये उन्हीं के साथ रहना चाहेंगे जो इनके जैसे हों, इनके जैसे कपड़े पहनते हो, इनके साथ जैसे दाढ़ी रखते हो, टोपी रखते हो। अब होता यह है कि चलिए ये अच्छी बात है, आप अब जिन लोगों के साथ रहना चाहें, बात करना चाहें, अच्छी बात है। होता यह है कि जो लोग अलग होते हैं उनके लिए हम अलग अलग ओपिनियन बना लेते हैं क्योंकि हम उनके जैसे नहीं है या वो हमारे जैसे नहीं है। अब ये साहब हैं, इनको ये लगेगा जब भी किसी दाढ़ी वाले को देखेंगे कि ये तो इसने घर में बकरा लटकाया होगा, इनके बारे में ये सोचेंगे कि ये जरूर रात के 8 बजे के बाद ये मदिरा पान करेगा और चिकन खाएगा। ये अमूमन धारणा बना दी गई, या भांगड़ा करेगा। ये जो धारणा है, जो किसी के बारे में भी कोई बना लेता है, ये धारणा जो हम बना लेते हैं क्योंकि वो हमारे जैसे नहीं है, यहीं पर प्रॉब्लम है, यहीं पर भेदभाव शुरू होता है। अगर आपको मैं गांव के लोगों के बारे में कुछ सवाल पूछूं और शहर में रहने वाले लोगों के बारे में सवाल पूछूं और इसको टिक करने बोलूं, तो मैं मानता हूं कि बहुत सारे लोग अगर रूरल पीपल के बारे में या गांव वाले लोगों के बारे में टिक करेंगे तो इसमें वो ये करेंगे कि गांव के लोग थोड़े बैकवर्ड हैं, वो टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करना चाहते, नई नई प्रौद्योगिकी के साथ नहीं चलना चाहते। अगर अर्बन लोगों के बारे में बात करूंगा तो कई लोग ये टिक कर सकते हैं कि वो बहुत लेजी होते हैं, लेजी मतलब आलसी, स्पॉइल्ड होते हैं, मदिरा पान या कोई ड्रग्स या ऐसी कोई चीज करते होंगे। लेकिन ये जो चीज आप टिक करेंगे ना, ये आपको या तो टीवी पे बताई गई होगी, या आपके घर वालों ने बताई होगी, या दोस्तों ने बताई होगी। इसमें कितनी सत्यता है ना हमने जांची है और ना परखी है। तो यहां पर एक शब्द आता है प्रेजुडिस। प्रेजुडिस प्रेजुडिस जो शब्द आता है, इसको आप भेदभाव कह लीजिए। भेदभाव, या आपके अंतर्मन में किसी के लिए पूर्वाग्रह। पूर्व आग्रह, इसका हिंदी का असली मतलब है पूर्वाग्रह। अब आप पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिया कि अगर मैं थोड़ा उल्टा करता हूं, अब ये दाढ़ी वाले साहब जब इनके बारे में सोचेंगे तो ये सोचेंगे कि ये हमेशा ऑरेंज ही पहनेंगे, ये हमेशा पूजा करते रहेंगे, ये व्रत रखते रहेंगे। ये सारी चीज इनके दिमाग में फीड कर दी गई है। तो इनका एक पूर्वाग्रह है, जैसे मैंने बताया, इनके लिए 8 बजे के बाद ये
मदिरापान करेंगे, ये पूर्वाग्रह है। इसी को हम प्रेजुडिस कहते हैं। और मैंने जैसे अभी भी बताया आपको, आपने देखा होगा जो भी मैंने एग्जांपल लिया उसमें मैंने नेगेटिव बोला, मैंने नेगेटिव बोला, पॉजिटिव नहीं बोला। मैंने ये नहीं कहा कि ये लंगर लगाते होंगे, ये देश की सेवा में सबसे अग्रणी है, ये जो लोग हैं कभी झूठ नहीं बोलते, हमेशा नमाज पढ़ते हैं, साफ पाक रहते हैं, ये जो है इनका आत्मसात करने का एक वो है कि सारे एक धर्म, लोग, विश्वास सबको ये आत्मसात करते हैं। ये हिंदू या सनातन धर्म की वैचारिक सम्मति है। मैंने इनके बारे में नेगेटिव बोला ना, वो नेगेटिव ही है प्रेजुडिस। ये जो नेगेटिव है, हम किसी के बारे में जब एक आम धारणा बना लेते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं, तो हम उनके लिए गलत सोचने लगते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं। आपकी क्लास में एक लड़का होगा या लड़की होगी और वो फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती होगी या बोलता होगा। आप क्या करेंगे? आप अपने आप को हीन भावना से ग्रसित कर लेंगे। आपको लगेगा, या फिर लोग कहते हैं कि अंग्रेजी जिसको आती है वही इंटेलिजेंट है, वही समझदार है, वही दिमाग से तेज है। तो आपको क्या लगता है, अगर अंग्रेजी बोलते हैं तो यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहां पर क्या लोग सारे के सारे ऐसे होते हैं जो आईआईटीएंस होंगे, मतलब वहां का आईआईटी क्लियर करते होंगे, या वो एम्स क्लियर करते होंगे, नीट क्लियर करते होंगे? लगता है आपको? वहां पर भी समझदार लोग भी हैं और थोड़े कम समझदार लोग भी हैं। अंग्रेजी बोलना केवल एक मादा नहीं होता है या एक पैरामीटर नहीं होता है कि जिससे आप कहें कि अंग्रेजी जो जानता है वही समझदार है, वही अग्रणी है। तो अंग्रेजी से या लैंग्वेज से आप जज नहीं कर सकते। एक बिहार का आदमी जो र को ड़ करके बोलता है, वो वहां के लोग सबसे ज्यादा आईएएस निकालते हैं, पता है आपको? सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग वहां के होते हैं। अगर आप उनकी भाषा पे चले गए तो आप उनको जज कर रहे हैं, नेगेटिवली जज कर रहे हैं, लेकिन वो सबसे अग्रणी हैं। हम लोगों के रिलीजियस बिलीफ, जो अभी मैंने एग्जांपल लिया इसके पहले, वो रिलीजियस बिलीफ है कि कौन सा धर्म फॉलो करता है। हम उस आदमी को उस तरीके से नहीं देखते, वो कि जिस धर्म को फॉलो करता है उस धर्म की जो कमियां है उसके हिसाब से दिमाग में चीजें बना लेते हैं। अगर कोई काला है तो उसके लिए फेयर एंड लवली क्रीम आती है। हम ये देखते नहीं है कि वो जो काला आदमी है वो एक सूरज है, सूरज की किरणें ज्यादा जहां पड़ेगी वहां लोग थोड़े काले होंगे, ज्यादा कम पड़ेगी वहां लोग गोरे होंगे। इसमें उन्होंने कुछ नहीं किया, उन लोगों ने कोई स्पेशल काम नहीं किया है। ये सूरज के कारण, जलवायु के कारण हो गए हैं। काले लोगों को हम अलग निगाह से देखते हैं, गोरे को हम हमेशा चाहते हैं गोरा बन जाए। वो जहां से आते हैं, अगर ऐसे इलाके से आ रहे हैं, अरे ये तो उस इलाके से आ रहा है, मैं नाम नहीं लूंगा, ये तो उस इलाके से आ रहा है। जैसे हम एग्जाम्पल ले ही लेता हूं, नॉर्थ ईस्ट। अब नॉर्थ ईस्ट, जब कोरोना की बात हुई, कोरोना काल आया, तो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, दिल्ली के लोगों ने या जहां भी वो जाते थे वहां पर उनको कहा चाइनीज है, या उनको नाम दे दिया कोरोना। अरे ये लोग हमारे देश के भाई, ये हमारे संविधान से चलते हैं, हिंदी बोलते हैं, सारी चीजें वो करते हैं, इनको हम नॉर्थ ईस्टर्न बोलते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न क्या हुआ? ये हिंदुस्तानी है। तमिलनाडु में आप जाएंगे तो तमिलनाडु को आप ये थोड़ी ना कहेंगे कि ये श्रीलंकन है। अरे वो हमारे देश के लोग हैं। स्किन से, एक्सेंट से, बात करने पर, ये कपड़ा कोई पहन रहा है तो हम अपना दुर्भावना या पूर्वाग्रह कैसे रख सकते हैं? ये जो चीज मैं बता रहा हूं ना, ये नेगेटिव सेंस में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यही हमारे दिमाग में, दिल में गलत भावना या दूसरों के प्रति नेगेटिव चीजें फैलाती है, जिससे हमें बचना है। उसी के बारे में कह रहा हूं कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। एक और चीज बताता हूं, लड़का लड़की, खासतौर पे हिंदुस्तान के जो नदर्न बेल्ट है, अगर आप केरला में जाएंगे, केरल में, तो वहां मेट्रियार्कल सोसाइटी है। वहां जो औरत है घर की, वो मालकिन होती है। कश्मीर जाइए आप, वहां औरत की इज्जत आदमियों से ज्यादा की जाती है। ये हमारे टॉप और बॉटम की बात बता रहा हूं हिंदुस्तान की। लेकिन अगर आप उत्तर भारत में आ जाइए तो ये मैडम क्या कर रही है, ये सर क्या कर रहे हैं, अपने बच्चे को, बेटा खा ले मेरा चंदा मामा, मेरा बेटा, मेरा नाजों से पला हुआ। अरे इनका क्या होगा भाई? ये भी तो आपने ही पैदा किया है, ये भी तो उसी की तरीके से पूरा हार्ड मास की बनी हुई एक जीती जाती एक ह्यूमन बीइंग है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? ये जेंडर बाइसिंग है। उत्तर भारत में, खासतौर पे हरियाणा, गुजरात, ये हरियाणा, राजस्थान की तरफ पहुंच जाएं, वहां तो जो अनुपात है मेल फीमेल का, सेक्स रेशियो जिसे कहते हैं, वो बहुत कम है। 1000 आदमियों में 1000+ औरतें हैं। साउथ इंडिया में जाएंगे, खासतौर पे केरला में, 1000 और आदमियों में केवल 900 या 900, 950 इतनी औरतें हैं, क्योंकि हम उनको गर्भ में मार देते हैं, हम उनके साथ बाइसिंग करते हैं। एक और चीज, बच्चा यहां अगर आंसू बहाने लगा तो हम क्या बोलेंगे उसको? हम क्या उसको समझाते हैं? माँ बाप क्या समझाते हैं?
बेटा मेरा लाला, मेरे मेरे चंदा मामा, बेटा रोते नहीं, लड़के रोते नहीं, लड़कियां रोती हैं। लड़के हो तुम, लड़के डोंट क्राई, लड़के नहीं रोते। अब लड़के पे क्या असर पड़ेगा? लड़का सोचेगा, उसको बार बार बोला जाएगा तो उसको चोट लगेगी, उसको कुछ भी होगा, कुछ दर्द होगा, उसका कुछ ब्रेकअप हो जाएगा, उसको कुछ दुखी हो जाएगा, उसका कोई एग्जाम में कम मार्क्स आ जाएंगे, वो रो भी नहीं सकता बेचारा, क्योंकि माँ बाप ने, समाज ने ये बोल रखा है कि लड़के तो रोते नहीं। अरे वो भी वो शरीर का, अगर मैं इसको पिन चुभाऊंगा, इसको पिन चुभाऊंगा, दोनों को पिन तो एक जैसी लगेगी ना, ये भी आउच करेगी, ये भी आउच करेगा। तो होता ये है कि हमारे दिमाग में, इस पे आता हूं अभी, पहले मैं आपको ये बात कंप्लीट कर दूं कि हमारे दिमाग में ये चीज भर दी जाती है कि अगर लड़का रोएगा तो हम ये सोचते हैं अगर हम लड़के हैं और रोएंगे तो लोग हमें टीज करेंगे, हमें छेड़ेंगे, हम पे हमारी हंसी उड़ाएंगे, तो हमारे आंखों से आंसू आते भी हैं। जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, मैं कोई भी ऐसी हृदय विदारक सीन देखता हूं या नॉर्मली भी कुछ होता है तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। तो अगर मेरे आंसू आ रहे हैं तो भाई मैं तो नॉर्मल हूं ना, तभी तो आंसू आ रहे हैं। हम करते क्या है कि लड़कों और लड़कियों को जो पुरानी रूढ़िवादी भ्रांतियां बनाई दी गई हैं कि लड़के ये कर सकते हैं, लड़कियां ये कर सकते हैं, तो इस तरीके से हम उनको उसी सांचे में ढालने की कोशिश करते हैं, सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे लड़कियों को माना जाता है सॉफ्ट और जेंटल होती है, तो लड़के नहीं हो सकते? अरे सॉफ्ट और जेंटल तो सभी को होना चाहिए, लड़का लड़की सबको होना चाहिए। लड़कियां वेल बिहेव्ड होती है, बहुत अच्छे से बिहेवियर दिखाती हैं, तो लड़कों को नहीं होना चाहिए? लड़के लड़कियों को दोनों को होना चाहिए। तो यहां पर एक शब्द आ रहा है स्टीरियोटाइप, जिसको हम कहते हैं पूर्वाग्रह से जो चीज आती है, इसके लिए हम अपनी दुर्भावना या फिर कहें एक भावना बना लेते हैं, उसको टाइप कास्ट कर देते हैं, स्टीरियोटाइप कर देते हैं। जब हम एक इमेज, जैसे मैंने बताया एक सरदार जी दिख रहे हैं, तो आप यही मानेंगे कि जो मैंने आपको बताया वो दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। तो स्टीरियोटाइप हम कर लेते हैं। एक कैसे स्टीरियोटाइप कर लेते हैं कि वो किसी एक रिलीजन से आता है। अगर हमने कहा कि एक टोपी पहन के दाढ़ी वाला आदमी आ रहा है तो उसकी एयरपोर्ट पे ज्यादा चेकिंग होगी, नॉर्मल लोगों की कम होगी, क्योंकि उस रिलीजन के नाम से स्टीरियोटाइप कर दिया गया कि किसी ने अगर कोई एक कांड कर दिया तो एक पूरी कम्युनिटी को इस नाम पे बर्बाद कर दिया जाता है। किसी कंट्री से आ रहा है, अगर एक कंट्री है, मान लीजिए कोई सीरिया में लड़ाई हो रही है, सीरिया से कोई कंट्री से कोई आदमी आ रहा है, तो वो भी लड़ता होगा क्या? वो भी लड़ाई कर रहा होगा क्या? नहीं। सेक्स है, अगर एक औरत है, आदमी है, या फिर एक ट्रांसजेंडर है, आप देखिए सेक्स को छोड़िए, आप, मैं कह रहा हूं आप ट्रांसजेंडर की बात लीजिए, हिजड़ा जो होते हैं, जो सिक्सर्स होते हैं, जिनको हम अमीन भाषा में, गलत भाषा में ये कहते हैं, उनको हम ट्रांसजेंडर कहना चाहिए हमें। वो लोगों की भी तो जिंदगी है, उनको, वो रोटी नहीं खाते, वो हमारी तरह लोग हैं, लेकिन हम उनको क्या करते हैं? केवल उनको पिक्चरों में, मूवी में केवल मजाक का पात्र बनाते हैं। किसी का इकोनॉमिक बैकग्राउंड थोड़ा सा कम है, बेचारा गरीब है, या हम मान लेते हैं कि ये क्रिमिनल है, अगर ये क्रिमिनल है, इसका भाई भी क्रिमिनल होगा, या ये तुम बेवकूफ हो, ये लोग बेवकूफ होते हैं, इनका दिमाग नहीं काम करता है, ये लोग छोटे लोग होते हैं। तो किसी की कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के हिसाब से अगर आप किसी को स्टीरियोटाइप करते हैं, यानी कि आप लोगों को एक इमेज में ढाल देते हैं और एक आदमी को पूरे के हिसाब से सोच लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने कोई एक टेररिस्ट एक्टिविटी की, किसी एक खास संप्रदाय वाले ने, आप पूरे संप्रदाय को कैसे बोल सकते हैं कि ये लोग भी ये है? लेकिन लोग बोलते हैं, लोग चिढ़ाते हैं, लोग इस तरीके से सबको यही, अगर कहीं भी ऐसा नाम दिख जाता है, मान लीजिए हिफाजत अली नाम आ गया, तो सब यही मानने लगते हैं। ये कितनी गलत धारणा है। अरे आपके दोस्त जो है आसपास हैं, आप देखिए उनको, उनमें अच्छी अच्छाइयां होंगी, इसमें यानी आपकी जो उसकी जो यूनिक क्वालिटीज हैं, उसकी जो स्पेशल क्वालिटीज हैं, इसी हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो जो अब्दुल कलाम साहब ने, हमारे जो प्रेसिडेंट रहे हैं, उन्होंने हमारा एक कार्यक्रम मिसाइल मैन कहा जाता है उनको, और वही संप्रदाय का आदमी गलत काम भी कर रहा है, तो अब्दुल कलाम को तो नहीं कहेंगे ना आप। ऐसी और कोई एग्जांपल ले लीजिए आप, तो कोई भी एग्जांपल आप लेंगे, हम क्या करते हैं कि उनकी जो स्पेशल क्वालिटीज है वो छोड़ के हम उसको एक धर्म, संप्रदाय, जाति या फिर किसी इकोनॉमिक बैकग्राउंड के साथ जोड़ देते हैं और उसको वैसे ही सोचने लगते हैं कि अगर इसका नाम ये है तो ये भी ऐसे ही होगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूं आपको कि एक बच्चा पैदा हुआ, वो या दिमाग से थोड़ा कम है, डेवलप नहीं हो पाया, पैरों से बेचारा डेवलप नहीं हो पाया, या उसको पोलियो हो गया, कोई भी दिक्कत आ गई, हम उनको क्या बोलते हैं? डिसेबल्ड बोलते हैं, हम उनको विकलांग बोलते हैं। मोदी जी आए, उन्होंने उनका नाम दिव्यांग रखा। फिर हम इनको बोलते हैं आप स्पेशली एबल्ड चाइल्ड, या हम कहते हैं जो लोग जिनको स्पेशल रिक्वायरमेंट है। अब ये बताइए, ये अपनी मर्जी से तो ऐसे बने नहीं, बने अपनी मर्जी से, ये अपने आप ऐसा पैदा हुए कि नहीं मैं पैदा होऊंगा कम दिमाग के कारण,
दिमाग के साथ। ये तो भगवान की देन है, भगवान ने इनको जैसे आपको पैदा किया वैसे इनको पैदा किया है। अगर ये बहुत सारे नॉर्मल लोगों में नहीं दिख रहे हैं तो क्या एबनॉर्मल हो गए? ये एबनॉर्मल नहीं हुए, ये आपके जैसे हैं, आप ही के लोग हैं, इनके दिमाग में दिल में वही चीजें हैं, बस थोड़ी कमी पेशी रह गई है, थोड़ी सी भगवान ने चूक कर दी या फिर कोई भी चीज हो गई। अब मैं आपसे बस गुजारिश ये करना चाहूंगा, इस चैप्टर में आप एग्जाम छोड़ दीजिए, आपको सारे लोग जितने भी दिख रहे हैं ना उनको प्यार से, मोहब्बत से, इज्जत से पेश आना है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, संप्रदाय का हो, किसी भी तरीके से वो किसी प्रॉब्लम से ग्रसित हो, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन में अगर आप देखें तो डिस्क्रिमिनेशन तब होता है जो दो शब्द मैंने आपको बताए, एक प्रेजुडिस और आपका स्टीरियोटाइप। तो अगर आपका पूर्वाग्रह है या आपने कोई धारणा बना ली है, इस चीज के कारण शुरू होता है डिस्क्रिमिनेशन, जिसे हम भेदभाव कहते हैं। भेदभाव की उत्पत्ति ही उससे होती है, भेदभाव की शुरुआत यहीं से हो रही है। अब होता यह है कि हम भेदभाव के कारण कई लोगों को वो काम नहीं करने देते जो वो कर सकते हैं, या हम उनको किसी काम के लिए रोक देते हैं। ठीक, कई लोग जो होते हैं जो आप उनको अपने हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते, कई बार उनको आप एक ही कप में चाय या पानी नहीं देते, उनके लिए अलग कप रखते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके साथ आप बैठना उठना पसंद नहीं करते, खाना पीना पसंद नहीं करते। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, मैं आपको ये जो बता रहा हूं ना, आपके दिमाग में जरूर अब चल रहा होगा, हाँ मैंने ये किया है, जरूर सब आदमी करता है, और यही सबसे बुरी बात है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन का मतलब यही है कि ये आता है आपके प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप से, और ये इनका एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि आप उनको वो काम नहीं करने देते जो वो करना चाहते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको कि पहले ये माना जाता था कि लड़कियां ये कर सकती, ये नहीं कर सकती, लड़कियां घर से बाहर नहीं जाएंगी, लड़कियां साइकिल नहीं चला सकती, लड़कियां बाइक नहीं चला सकती। अरे अब ये तो लड़कियां हैं, ये क्या कर रही है? ये हवाई जहाज चला रही है, और ये किसी एक आदमी, किसी मर्द से कम है क्या? मैं कहता हूं ये 1 करोड़ मर्द के बराबर है। ये एक लड़की 1 करोड़ मर्द के बराबर है। क्या करेंगे आप मर्द और आदमी का? हर एक आदमी, हर एक औरत वो सारे काम कर सकते हैं, एक दूसरे की तरह काम कर सकते हैं। मैं तो कहूंगा आप अपने घर में माँ बाप को देखिए, आपकी माँ को आप ज्यादा रिस्पेक्ट दोगे, ज्यादा इज्जत दोगे, क्योंकि वो पूरे घर को संभालती है, पूरे उसने 10 से 8 हड्डियां जो टूटती है ना एक साथ, वो दर्द सहकर के हमें पैदा किया हुआ है। इतनी हड्डियां टूटती है, इतना दर्द होता है जब बच्चा पैदा होता है। तो समीर 1 और समीर 2 का हमने एग्जाम्पल लिया था। यहां पर समीर 1 समीर 2 में ये बात हुई थी कि वो अलग अलग रिलीजन के थे। अब एक अमीर था, एक गरीब था, एक को अंग्रेजी आती थी, एक को अंग्रेजी नहीं आती थी। लेकिन क्या समीर 1 ने समीर 2 के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया? वो चाहता था तो ये कह सकता था, अरे ये तो न्यूज़पेपर वाला, मैं इससे क्या बात करूं, ये तो छोटा आदमी है। लेकिन दोनों ने ऐसा नहीं किया। दोनों ने बगैर रिलीजन को ध्यान में रखे हुए, दोनों एक दूसरे की नौकरी या फिर ये कहें कि लैंग्वेज को ध्यान रखें या फिर अपना जॉब प्रोफाइल बगैर देखते हुए, उन्होंने फिर भी दोनों ने दोस्ती की। ये है सच्चे लोग, ये हैं अच्छे लोग। एक और मिथक है खासतौर पे मुसलमानों के लिए। देखिए मैं आपको बता दूं कि मुसलमानों का या दलितों का नाम मैं बार बार क्यों ले रहा हूं, क्यों लूंगा, क्योंकि सच्चर कमिटी ने बताया था, राजेंद्र सच्चर साहब हुए थे, कि जो एससी हैं उनसे ज्यादा बुरी हालत मुस्लिम्स की है। मुस्लिम्स की हालत बहुत दयनीय है। उनकी पढ़ाई लिखाई, उनके घर में वो गंदगी में रहते हैं, क्योंकि वो गंदगी में रहने के लिए उनको घेटोआइजेशन हो गया है, मजबूर हो गए वो। कोई एक संभ्रांत ये कहें कि एक कम्युनिटी मुस्लिम को घर नहीं देती है, ना किराए पे मकान देती है। इसी तरीके से अगर एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी है, वहां पर आपको दलित लोग नहीं मिलेंगे। दलित लोग हमेशा आपको ऐसी जगह मिलेंगे जो बहुत गंदा इलाका होगा या बड़ा घेटोआइजेशन वाला इलाका होगा। तो इन लोगों की मैं जरूर बात करूंगा। तो ये माना जाता है, कॉमन स्टीरियोटाइप है लोगों के दिमाग में, कि मुसलमान लोग जो होते हैं बच्चे खूब पैदा कर लेते हैं और उनको लड़कियों को पढ़ने नहीं भेजते। उनका काम केवल बच्चे पैदा करना होता है, घर में खाना बनाना होता है। ऐसा नहीं है साहब, ऐसा नहीं है। क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी में जब ये देखा गया कि जब उनको वाकई में, क्योंकि वो गरीब लोग हैं, इनके पास ये क्या तो पंचर बना रहे होते हैं या फिर ये फैब्रिकेशन का काम कर रहे होते हैं या फिर सब्जी बेच रहे होते हैं। तो ये लोगों के पास ये गरीबी बहुत ज्यादा है। पुरानी सरकारों ने, आज की सरकारों ने कभी भी मुसलमान का ध्यान कभी नहीं दिया, ना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का ध्यान दिया। कम से कम शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को हमने रिजर्वेशन दिया हुआ है। थोड़ी सी हमने हालत सुधारने की कोशिश की, लेकिन बहुत अच्छी हालत अभी भी नहीं है। तो ऐसा है कि मुस्लिम कम्युनिटी को जब इनके बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल अवेलेबल कराए गए, तब ये बच्चे गए और वाकई में इन्होंने पढ़ा या पढ़ाई की। ऐसा कोई जो स्टीरियोटाइप हमने बना दिया है ना एक मुसलमान परिवार के प्रति या एक हिंदू, एक एससी परिवार के प्रति, वो गलत है। अब कई लोग ऐसे हैं जो दोनों टाइप के डिस्क्रिमिनेशन झेलते हैं। मैं इनका एग्जांपल लूंगा। अच्छा, इन दोनों का एग्जांपल मैं ले रहा हूं, लेकिन आप सबको मानिए, जो इस
बेचारे जो जो मार्जिनलाइज कम्युनिटी है, इसमें आप एसटी भी ले लीजिए, शेड्यूल ट्राइब भी ले लीजिए, ओबीसीज भी ले लीजिए, जितने भी हैं, ये घेटवाइजेशन जिनका हुआ है, जिनको एक तरीके से समाज ने दबा के किसी कोने में रख दिया है, डिस्क्रिमिनेट कर दिया है। तो कई लोग बेचारे गरीब होते हैं और कई लोग किसी जाति के भी होते हैं। मतलब मान लीजिए कॉम्बिनेशन कितना होगा कि एक शेड्यूल कास्ट है और वो भिखारी है या गरीब है, मतलब पुअर है। तो एक तो समाज तो उसको एससी के नाम पे वैसे ही प्रताड़ित कर रहा है, और उस प्रताड़ित होने के कारण के बाद वो बेचारा गरीब भी है, तो ये पैसा बेचारा कैसे जिएगा? तो दोनों काइंड के डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं इसके साथ। ट्राइबल्स को देखिए आप, ट्राइबल्स जो हमारे जनजाति लोग हैं, उनको अलग तरीके से, या किसी एक पर्टिकुलर जगह पे रहते हैं, उनको बड़ी अलग तरीके से दिखा जाता है। उनको माना जाता है कि ये तो पुराने जमाने के लोग हैं, ये तो हुला हू करेंगे और हा हू करके डांस करेंगे। नहीं भाई, वो हमारे आपके जैसे ही लोग हैं, हम सब एक ही हैं। तो अगर ये एक मैं आपको इसमें धारणा और बताऊंगा, ये इसको दोबारा डिस्कशन करना चाहूंगा। ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट का मतलब ये है कि एक कोई काम कर रहा है आपके घर में, आपके घर में एक बाई आती है, उस बाई के साथ क्या अपने बच्चे को, उसके बच्चे के साथ आप खाना खिलाएंगे, बिठाएंगे? कभी नहीं। मैं नहीं मानता इस चीज को, ये आप में से कोई नहीं करने वाला। ये इसलिए है, मैं आपकी गलती नहीं मान रहा हूं, किसी की गलती नहीं है इसमें गलती है हमारे समाज की और जो हमारा इतिहास है। अगर कोई साफ कर रहा है, क्लीन कर रहा है, आपके घर में कोई साफ सफाई कर रहा है, या आपके बालों को काट रहा है, या आपके घर का कचरा उठा रहा है, आप ये सारे कामों को हमने मान लिया है ये छोटे काम है, ये छोटे काम है, और ये लोग जो करते हैं वो डर्टी और इम्प्योर हैं, अपवित्र हैं और गंदे हैं। ये हमने अपने दिमाग में बिठा लिया है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आपको पता है कि कनाडा, यूएस और यूरोपियन कंट्रीज में सबसे ज्यादा तनख्वाह किस जॉब में मिलती है? सबसे ज्यादा पैसा मिलता है ट्रक ड्राइवर को। ट्रक ड्राइवर को सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। दूसरा बताऊं आपको, प्लम्बर, जो आपका नंबर वो ठीक करते हैं, नल ठीक करते हैं, प्लम्बर, ये दोनों। और इसके बाद अगर बड़ी फहरिस्त है, जिन कामों को हम छोटा मानते हैं, वही हम एडवांस देश को मैं ये मानूंगा कि वो समझदार देश है एक तरीके से। थोड़े उन्होंने समझ लिया है कि ये सब ने फर्जी चीजें जो चल रही है, ये सब, इससे कोई फायदा नहीं है। टेक्नोलॉजी बनाओ और आगे बढ़ो, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दो और देश को आगे बढ़ाओ, और इस तरीके से नहीं, धर्म जाति में नहीं फंस के। तो ये जो मैं बता रहा हूं कि जो छोटे काम को हमने छोटा मान लिया है, तो हम लोग उनके साथ बैठते नहीं, उठते नहीं। और सबसे बड़ा, जैसे मैंने बताया, हमारे माथे पे कलंक जो है वो है हमारा कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम बहुत हद तक खत्म हो गया है, बहुत हद तक कम हो गया है। आजकल कोई इसको नहीं मानता, खासतौर पे जो यंग जनरेशन है, मिलेनियल्स है, ये बिल्कुल नहीं मानती। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, कास्ट सिस्टम में क्या होता था कि ब्राह्मण सबसे ऊपर होते थे, उसके बाद क्षत्रिय, वैश्य, फिर शूद्र आते थे। ये वैश्य हो गए, शूद्र आते थे, और उससे नीचे आते थे दलित। दलित मतलब बिल्कुल अति महाशूद्र, या ये कहें जिसे हम अनटचेबल्स कहते हैं, अछूत लोग। अब शूद्र लोगों के साथ ये था कि वो जो काम करते हैं वही करेंगे। अगर वो धोबी है तो उनके बच्चे धोबी बनेंगे। वो अगर दलित जो है, वो केवल इनको काम क्या दे रखा था, दलित लोगों को केवल दो काम इनके, मतलब जो जिन काम में इनको दे रखा था कि एक तो आप हमारा टट्टी पेशाब साफ करोगे, गंदा साफ करोगे, या हमारे नाले साफ करोगे, या फिर आप जो हमारे जानवर बन जाएंगे, उन जानवरों को आप लेके जाओगे, जानवरों को उठाना काम तुम्हारा है। तो इनके लिए केवल यही टाइप कास्ट कर दिया गया, और ये सालों साल तक हम इनसे करवाते रहे। आज तक अछूतों को यही हम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दलित, ये जो शब्द आया है, ये दलित, ये जो बेचारे ऐसे कास्ट है, उन्होंने खुद ही लिया है, क्योंकि इनको पहले हम अछूत बोला करते थे, अछूत बोलते थे, तो इन्होंने दलित का नाम लिया। बोले दलित मतलब होता है दबा कुचला, और दबा कुचला सही नाम लिया इन्होंने, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों ने इनको दबाया, कुचला है इतने सालों में, तो इनका नाम दलित लिया इन्होंने अपने ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से हमारे साथ भेदभाव हुआ है, प्रेजुडिस हुआ है, टूटे हुए लोग हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने वाकई में काम किया है, और आज इनका स्तर सुधरा है। हर चीज में जो नेगेटिव बता रहा हूं उसको वैसे मत लीजिए, पॉजिटिव चीज भी हो रही है। अब ये जो हमने इनको दे रखा ना कि भाई डेड एनिमल उठाओगे, केवल कचरा उठाओगे, और हमेशा ये हमने कोशिश की है कि ये मंदिरों में ना आ जाए, या ये फिर हमारे जहां से हम पानी लेते हैं वहां से पानी ना ले लें, या हमारे बच्चे इनके साथ ना खेल लें। ये सारे काम जो हमने किए हैं वो हमारे समाज को तोड़ने मरोड़ने का काम हुआ है। भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन वहीं से पैदा हुआ। हमको ये सब नहीं करना है दोस्तों, बचना इन सब चीजों से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का नाम जरूर लूंगा। ये हमारा संविधान था ना, उसके ये आर्किटेक्ट है। ये इतने बड़े आदमी हुए, लेकिन इतने बड़े लेवल पे ये बैरिस्टर बने वहां जाके। देखिए यूएसए ने इनको बकायदा ऑनरेरी डिग्री वगैरह भी दी।
तो ये बहुत बड़े आदमी हुए, लेकिन मैं बताऊं जब इन्होंने अपनी कहानी लिखी तो उसमें उन्होंने ऐसी बातों का जिक्र किया कि मेरे इतने बड़े होने के बावजूद भी मेरे अच्छा खासा था, लेकिन मेरे साथ भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो जब इतने बड़े लेवल पे जो एक एससी है ये थे, लेकिन इनके साथ भी इतना बुरा हुआ, मैं आपको कहानी बताता हूँ। हुआ क्या, हुआ ये था कि ये और इनके साथ एक भाई, ये रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े हुए थे, रेलवे स्टेशन से बाहर खड़े हुए थे। अब इनको जाना था कोरेगांव, कोरेगांव जाना था अपने पिताजी वगैरह से मिलने, तो इनको कोई लेने नहीं आया। अब ये इन्होंने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे थे, ठीक ठाक लग रहे थे। तो जैसे ही अच्छे कपड़े लग रहे थे तो ये स्टेशन मास्टर था, वो बाहर निकल के आया, उसने देखा अच्छे कपड़े वाले लग रहे हैं, जरूर ब्राह्मण होंगे, जरूर ये ऊंची जाति के होंगे। तो पहुंच गया और उनसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि आधे घंटे से ज्यादा ये बच्चे खड़े थे, वो पहुंच गया। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा बेटा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम लोग को जाना है। तो वो कहता है ठीक है, हम आपका वो कर देंगे इंतजाम। आपका नाम क्या है बेटा? तो अंबेडकर साहब ने कहा कि मेरा नाम है BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। और उन्होंने अंबेडकर साहब ने बताया कि मैं महार जाति का हूं। महार जाति जो है वो अछूत जाति, हम लोग इनको इस तरीके से हमने टाइपकास्ट कर रखा है जमाने से, अछूत जाति के नाम पे। ये सुनते ही ये जो स्टेशन मास्टर था, इसका चेहरा देखने लायक था। वो वापस गया और इसने कोई मदद नहीं की। और जब ये बाकी जो यहाँ पर बुलक कार्ट्स यानी बैलगाड़ी वाला जो लोग थे, उन्होंने भी सुन लिया था कि महार जाति का है, कि किसी ने भी इनकी मदद नहीं की। अब आप सोचे, मैं बताता हूं आगे आपको कि ये जो कहानी मैंने आपको बताई ना, बड़ा छोटा सा इंसिडेंट था, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, कोई ऐसी कहानी नहीं बन गई इसमें। लेकिन इससे ये पता चला कि एक जगह से बेचारे दूसरी जगह जाना चाहते थे, वहां पर उनको एक कार्ट, बुलक कार्ट, बैलगाड़ी तक नहीं मिली, जबकि वो पैसे देने को तैयार थे, जबकि वो अच्छे खासे कपड़े उन्होंने पहने थे। यानी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनके साथ भेदभाव हुआ ना। ये स्टोरी हमें बताती है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो इन दलितों को, या फिर दलित जो भी नाम हम इनको ले, हरिजन कहते हैं इनको, दलित कहते हैं इनको, अछूत कहते हैं इनको, उनको हमने जो वो बढ़ सकते थे, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो भी एक्टिविटी में वो जा सकते थे, उससे तो रोका ही रोका। साथ में उनकी रिस्पेक्ट और डिग्निटी, हमने उनके रिस्पेक्ट, उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पर आघात पहुंचाया है। भीमराव अंबेडकर साहब, ये जैसे मैंने बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर माने जाते हैं, और इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी दलित कम्युनिटी के लिए। महार कास्ट से आते थे ये, जो अछूत कास्ट थी उस समय, और यहाँ के लोग जो है बाहर रहते थे, क्षेत्र से जिस भी जगह रहते थे वहां, उस गांव से वो बाहर रहते थे, उनको आने नहीं दिया जाता था, बहुत बुरा उनके साथ ट्रीटमेंट होता था। ये ऐसे पहले साहब हुए जिन्होंने बाहर जाके पढ़ाई की, लॉयर बने, बैरिस्टर बने। लेकिन फिर भी उन्होंने सब जो चीजें देखी उससे बड़े परेशान हुए, क्योंकि हिंदू या सनातन धर्म में ये कास्ट सिस्टम है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि, या ये कहें कि पूरी जो दलित कम्युनिटी है, जनजाति लोगों ने क्या किया, ट्राइब्स, इन लोगों ने क्या किया कि उन्होंने जब देखा ये सब चक्कर, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी ले ली। और ये दलित है, उन्होंने ये सब जो चक्कर देखा, उन्होंने बुद्धिज्म ले लिया, वो बुद्धिज्म में चले गए। तो इसलिए आप देखेंगे कि मोस्टली दलित जो है वो बुद्धिज्म फॉलो करते हैं। अब ये देखिए, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, सबको बराबरी चाहिए। अब मैंने आपको इतनी सारी चीज बता दी, समझ में आ गया था कि सबके साथ क्या क्या हुआ। तो हर आदमी, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन 200 साल से ज्यादा अंग्रेजों ने हमारे पर राज किया। स्वतंत्रता आंदोलन में हर आदमी शामिल हुआ, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, SC हो, ST हो, OBC, जो भी हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो। लेकिन सब जो आए, उन्होंने सबने अपनी जान की आहुति दी और बलिदान दिया, और वो उन्होंने स्वतंत्रता हमें दिलाई। कई लोगों ने ये सोच के भी किया कि भाई अब जो हम लोग को टेंपल में आने नहीं दिया जाता है, मंदिर में आने नहीं दिया जाता, वो उसमें कुछ लोग हमको आने दिया जाएगा। कई लोग जो ऐसे थे, औरतें जो थी वो कहती थी कि पुरुषों को सारे राइट मिले हुए हैं, पढ़ने के, शिक्षा का अधिकार हमें नहीं मिला है। कई ऐसे बेचारे गरीब लोग थे जो मनी लेंडर्स या कहें बड़े बड़े जमींदार से पैसा लेते थे, और वो बहुत सारा हाई इंटरेस्ट ब्याज उनसे लेते थे। उसके बाद जब हम लोग को स्वतंत्रता मिली 1947 में, तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स थे, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमर्स थे, उनका एम बिल्कुल क्लियर था। उनका ये एम था कि चाहे कोई भी आदमी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, छोटा बड़ा, ये वो, सब बराबर होंगे, एवरीवन विल बी इक्वल। दिमाग में इनके सबके ये था। ये आप देखिएगा, यहाँ पर एक कॉन्स्टिट्यूशन सभा है, प्रधानमंत्री उस समय के
जवाहरलाल नेहरू साहब जो हमारे देश के आर्किटेक्ट है, सारे जो बड़े बड़े बांध है, आईआईटी, आईआईएम सब इन्होंने क्रिएट किए। बहुत बड़े आदमी रहे। इन्होंने कभी धर्म वर्म के बारे में कोई चक्कर नहीं किया, इन्होंने देश को आगे बढ़ाया, टेक्नोलॉजी से आगे बढ़ाया। फिर राजीव गांधी साहब ने भी बहुत काम किया, आईटी जो रेवोल्यूशन है वो राजीव गांधी साहब ने किया। तो ये जो लोग थे, इन्होंने कहा कि भाई हमें देश में सबको बराबर मानना है, और सबसे पहला काम किया इन्होंने, जो अनटचेबिलिटी, अछूत जो चीजें फैली हुई थी उसको लॉ, कानून के तहत बिल्कुल इलीगल बना दिया। यानी अब हर आदमी चाहे किसी भी जाति का आता हो गवर्नमेंट जॉब में आ सकता है, और कोई भी जॉब ले सकता है। ऐसा नहीं कि आपने जो पहले बाधित कर रखा था, कोई भी जॉब ले सकता है। इसका मतलब उन्होंने सरकारों को भी कहा, कॉन्स्टिट्यूशन ने सरकारों को भी कहा कि आप जो गरीब हैं, दबे कुचले हैं, चाहे वो कोई भी मार्जिनलाइज्ड क्लास हो, उसके लिए काम करेंगे, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। तो जिन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उनका मेन मानना था कि लोगों को हर चीज की स्वतंत्रता होनी चाहिए। स्वतंत्रता होनी चाहिए, वो अपना रिलीजन कोई भी ले ले, कोई भी धर्म वो अपना निभा सकते हैं, कोई भी भाषा वो बोल सकते हैं, कोई भी फेस्टिवल, कोई भी त्योहार वो मना सकते हैं, कोई भी चीज, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी होगी, अपने आप को फ्रीली वो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो हिंदुस्तान एक सेक्युलर कंट्री है, यहाँ पर कोई भी धर्म, देश का धर्म नहीं है। चाहे हमारे यहाँ 80% से ऊपर हिंदू धर्म है, लेकिन ऐसा हमारा देश नहीं है। हमारे देश में हिंदू बल्कि ज्यादा मुसलमान और सिख और इन सबसे मोहब्बत करते हैं, जितना कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है वो मेजॉरिटी को प्यार करती है। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये भेदभाव, ये इनइक्वालिटी, जो असमानता है वो आज भी है। लेकिन हम सबको एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इस प्रियम्बल को सुन के, समझ के, पढ़ के ये समझना चाहिए कि सबको बराबर रखना है। और ये जो भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमारे दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, हमारे समाज से हमें हटाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।